हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तैयारी कोर के लिए ये सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चंस की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो इसमें हमारा अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री एंड करके मिडिवल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 31 से। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है। ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक, डी उपनिषद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अजंता की गुफाएं पुराने बचे हुए भित्ति चित्रों में से एक है। अजंता गुफाओं को ज्वालामुखी चट्टानों से दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईस्वी में काटकर बनाया गया है। अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक जातक कथाओं बौद्ध धर्म से संबंधित के दृश्य हैं। महाभारत और रामायण का भी चित्र अजंता की गुफाओं में मिलता है। ये गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था? अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों कौन है? तो जातक की कथा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी सूर्यवर्मन। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। क्या कह रहे थे? सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे। इनके द्वारा ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम भी लिखी गई पुस्तक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य सिद्धांत के अलावा ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम भी आर्यभट्ट ने लिखा था। वराहमिहिर ने बृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका की रचना की। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये पॉइंट दो तीन आप याद रखेंगे और हाँ, नोट्स बनाते चलें क्योंकि रिवाइज करने के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? ए विष्णु, बी राम, सी बलराम, डी रुद्र। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। विष्णु का एक नाम अप्रतिरथ भी है। अप्रतिरथ का आशय विचरण करने वाला होता है। इतिहास में समुद्रगुप्त की भी एक उपाधि अप्रतिरथ थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहला तो कि किस हिंदू देवता का नाम है, तो विष्णु जी का है। उसके बाद समुद्रगुप्त को भी एक उपाधि थी अप्रतिरथ की, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। ए चंदेश्वर, बी विद्यापति, सी ज्योतिरेश्वर, डी हरिब्रह्मदेव, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेश्वर। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर थे। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राज्य की ब्रह्मानीति का आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदवंत प्रकाश के लेखक हैं। ए मौली कवि, बी बोधराज, सी परमल, डी विद्यापति, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौली कवि। उदवंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उदवंत विनोद की भी रचना की। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुड़ राजा तोरमाड़ किस अवलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? ए यशोधर्मन, बी प्रकाश धर्मन, सी राज्यवर्धन, डी विष्णुवर्धन, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्धन। तोरमाड़ भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला हुड़ों का नेता था जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया। 1983 ईस्वी में खोजे गए रीस्थल शिलालेख के अनुसार मालवा के औलीकरा राजा प्रकाश वर्धन ने उसे हराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया है? ए राजा चोल प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी कुलोत्तुंग प्रथम, ई कोई नहीं है एक से अधिक।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजचोल प्रथम। व्याख्या देख लेते हैं। चोल स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजा चोल प्रथम का योगदान सर्वथा नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा निर्मित बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर एवं भवन तमिल स्थापत्य के सर्वाधिक सुंदर स्मारकों में से है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी हुई है। इसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये आप जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? ए समुद्रगुप्त का एरड़ पाषाण अभिलेख, बी बुद्धगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, सी भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, डी तोरमाड़ का एरड़ वराह अभिलेख, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख। व्याख्या देख लेते हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण 551 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसे विधवा दहन का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। व्याख्या देख लेते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 15 वर्ष में अवस्था में और 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? ए राजराज चोल, बी खारवेल, सी मीनांडर, डी पुष्यमित्र शुंग, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खारवेल। व्याख्या देख लेते हैं। खारवेल कलिंग में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का सबसे महान सम्राट था। इसके बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हाथी गुम्बा अभिलेख है, जिसमें इसके गोरखगिरी विजय का उल्लेख है। तो ये आप ध्यान रखें, खारवेल के बारे में किसमें लिखा है? हाथी गुम्बा अभिलेख में लिखा है और उसी में इसके गोरखगिरी विजय का उल्लेख भी है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? ए रहला, बी सुबह उल अश, सी तारीख ए रशीदी, डी रियाज उस सलातीन, ई कोई नहीं है एक से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहला। व्याख्या देख लेते हैं। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। पहले उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया है और बाद में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। उसने रहला नामक पुस्तक की रचना की। ये देख लेंगे, रहला तो क्लियर हो गया, रहला नामक पुस्तक की रचना। कुछ पॉइंट्स और भी देखेंगे, जैसे 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और बाद में चीन में राजदूत बनाकर भी भेजा गया। ये पॉइंट्स अब हमारा शुरू होता है मध्यकालीन भारत। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है, हम मिडिवल पे मूव करेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा चैप्टर दिल्ली सल्तनत। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी रजिया, डी अलाउद्दीन खिलजी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राथमिकता प्रदान किया था। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी बलबन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा था। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनऊ की। तो जगह इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? ए ताजुद्दीन यलदौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन हुआझा। ये जगह ऑप्शन नंबर बी, अभी हमने व्याख्यान पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। व्याख्या देख लेते हैं। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। हौज ए शमसी का एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज ए शमसी नाम मिला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसाए मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, जिसमें एक तो ये भी है कि कुतुब, कई बार पूछ लेता है कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया, तो उसमें हम इल्तुतमिश का नाम देंगे। ये गुलाम वंश का शासक था, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश शासक था? ए तुगलक वंश का, बी गुलाम वंश का, सी खिलजी वंश का, डी तुर्कसाई वंश का। तो जगह ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मालिक जैन। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालिक जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी? ए बलबन द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, डी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ये जगह इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, इल्तुतमिश द्वारा। हमने व्याख्यान पढ़ा था। इस क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। इस क्वेश्चन को कहते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ए बलबन, बी रजिया, सी इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी उलूग खान, डी रजिया सुल्तान, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विग्रहराज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? ए कॉलेज, बी मंदिर, सी गरीब खाना, डी धर्मशाला, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अरडो राज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित करा दिया गया। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा।
पहले क्या था, पहले संस्कृत कॉलेज बनाया गया था, उसके बाद इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बना के मस्जिद बनाया, और ये निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी, डी मीनार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्जिद, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ए चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता तांबा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी तांबा। व्याख्या देख लेते हैं। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। यह दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। एंड टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। तो ये आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। जो टंका था वो चांदी एवं जीतल का, और फिर ससगनी था वो भी चांदी का था, और जो टंका एंड जीतल का अनुपात था वो 1:48 का था। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि ए उसने अल्तुनिया से विवाह किया था, बी वह पुरुष की तरह व्यवहार करती थी, सी वह अपने कट्टर धार्मिक विश्वास के लिए, डी उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद। व्याख्या देख लेते हैं। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अमीर शिकार की पदवी बलबन को इसी काल में मिला था। तो इसमें आप 2-3 पॉइंट और ध्यान में रखेंगे कि रजिया बेगम कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इसी काल में मतलब रजिया बेगम के ही काल में बलबन को अमीर शिकार की पदवी भी मिली थी। तो आप इन सबको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर शिकार की पदवी बलबन को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए मुइनुद्दीन बहराम शाह, बी नसीरुद्दीन महमूद शाह, सी मलिक अलाउद्दीन जानी, डी रजिया सुल्ताना, ई कोई नहीं है इससे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक की, बी बलबन की, सी इल्तुतमिश की, डी अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये अभी हमने पढ़ा था, ये पुत्री थी किसकी? इल्तुतमिश की। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन। ई कोई नहीं है इससे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलबन। व्याख्या देख लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने शासकों के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन साँचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण इसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ करवाया। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लौह की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि
इसके शासन को क्या रक्त एवं लौह की नीति कहकर संबोधित करते हैं, तो कई बार पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे बलबन के लिए। बरनी के अनुसार बलबन का राजस्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था। बलबन के ही समय तुगरील खान का विद्रोह हुआ। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? ऑप्शन ए बी एम हबीबुल्ला, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी स्टेनले लेनपूल, डी आर पी त्रिपाठी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? ए सुल्तान रजिया, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे हमने पढ़ा था, बलबन ने तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुगरील खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ए और एक और बात पूछ लेता है कि सबसे अलग डी खिजर खां, ये कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब खिलजी वंश पे आते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन। इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित एक मिनट खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया, जिसे दीवाने रियासत नाम दिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बाजार व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए नया विभाग गठन हुआ, जिसका नाम था दीवाने रियासत। तो ये आप ध्यान में रख लेंगे, पूछ लेता है कई बार। इसका प्रधान सदरे रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया। इसे साहना ए मंडी कहा जाता था, जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी। तो इसमें आप ये 2-3 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दीवाने रियासत किसको कहा जाता था? तो जिस विभाग का गठन था इसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको कहा जाता था। इसके प्रधान को सदरे रियासत कहा जाता था। और ये जो योजना थी, जो बाजार था, इसको साहना ए मंडी कहा जाता था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी रजिया सुल्तान। हो जाएगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। क्या देख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकूबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। तो आप ध्यान में रखेंगे कि पहला जो शासक था कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 में उसने शासक की उत्तराधिकारी बलबन के उत्तराधिकारी शासक की हत्या करके अपने राजा बना था। और इन्होंने ही क्या किया? खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। और एक और बात पूछ लेता है कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? तो वो खिलजी वंशी था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई। ए इल्तुतमिश द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी बलबन द्वारा, डी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। दीवाने आरीज सैनिकों का हुलिया रखता था। इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्यता रखता है। अलाउद्दीन ने जमील में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है। अलाउद्दीन द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्याख्या में निकल के आएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। घोड़ों के दागने की प्रथा तो आपने देख ही लिया। उसके बाद फिर जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व लेता था, ये भी ध्यान रखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था और इसमें पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो अभी हमने व्याख्यान देखा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। ये कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने व्याख्या में पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया है। ए इल्तुतमिश के मकबरे में, बी अलाई दरवाजा में, सी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, डी हुमायूं के मकबरे में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अलाई दरवाजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी बहुत एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो हम सभी जानते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। तो यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ए मलिक काफूर, बी राणा रतन सिंह, सी रामचंद्र देव, डी प्रताप रुद्र। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राणा रतन सिंह। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, बी ईसानी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रस खान। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, मलिक मोहम्मद जायसी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है? ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। ये जगह हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूग खां। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए।
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र के विजय के नगर मलिक कफूर को नियुक्त किया गया। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। अलाउद्दीन ने खूत व मुकद्दमों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिससे इनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगीं। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? ए अल्प खां, बी खिजिर खां, सी उमर खां, डी मलिक काफूर, ई कोई नहीं है एक्सेट्रा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप देव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। अभी हमने देखा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो सभी जानते हैं, अभी व्याख्या में देखा था, ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही। ये हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, और ये आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो भी आपके सगी संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर भेजें और शेयर करें। धन्यवाद।